अब रिवीजन एंड प्रॉब्लम करके ही हम लोगों को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखना बेटा। देखिए बेटा, दो प्रकार का टैक्स होता है। आप लोग अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो दो प्रकार का टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। पहले इसको बंद रखते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या है वो समझिए। डायरेक्ट टैक्स ऐसा एक टैक्स है, अच्छा पहले ये तो हम लोगों ने सेमेस्टर 4 में ही कराया था। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ चार्ज, सोशल चार्ज, जो कंट्री इंपोज करता है अपना रेसिडेंट और वहां पर रहने वाले के ऊपर। तो वो टैक्स जो गवर्नमेंट हम लोगों के ऊपर इंपोज करते हैं, जो टैक्स एक्ट हम लोगों के ऊपर इंपोज करते हैं, दे आर ऊपर टू वे जहां से ये टैक्स का कलेक्शन होता है। वन है डायरेक्ट टैक्स एंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो जिसके ऊपर चार्ज हुआ है उससे से ही उसका वसूली किया जाएगा। मतलब आपके ऊपर अगर टैक्स इंपोज किया गया है तो आपसे ही वसूल किया जाएगा और अल्टीमेटली आपको ही बियर करना पड़ेगा। वसूल करने का ये मतलब नहीं है आपको बियर करना पड़ेगा, लेकिन जो टैक्स रेजिम में आपको ही बियर करना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर इंपोज और जिसके ऊपर कलेक्शन हो रहा है और जिसके ऊपर एक्चुअली बियर, जो बियर कर रहा है, दो डिफरेंट पर्सन। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? लेवी, चार्ज जिसके ऊपर इंपोज किया जा रहा है और जो पे कर रहा है सेम पर्सन। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर इंपोज किया जा रहा है और जो पे कर रहा है टू डिफरेंट पर्सन। फॉर एग्जांपल, आप बाहर में रेस्टोरेंट में जाए, मुझको छोड़ के अपना गर्लफ्रेंड लेको, फॉर एग्जांपल कुणाल गर्लफ्रेंड लेके घूमने के लिए गया, सामने बड़ा रेस्टोरेंट मिला, इंप्रेशन जमाने के लिए गर्लफ्रेंड को हाथ पकड़ के वहां पर घुस गए। खाने का बिल हुआ है 800 रुपया प्लस 200 रुपया टैक्स। तो बोलिए, तो मान लीजिए मेनलैंड चाइना में उसने खाया है, तो मेनलैंड चाइना में 800 रुपया तो खाया है, 200 रुपया क्यों देगा सर? 200 रुपया उसको टैक्स देना पड़ेगा। एक्चुअली गवर्नमेंट को तो पता है क्या कुणाल बाबू आएगा वहां पर खाने के लिए? नो वे, कहीं पर गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है। तो कुणाल बाबू आया है खाने के लिए गर्लफ्रेंड को लेके, तो टैक्स इंपोज किया गया था मेनलैंड चाइना के ऊपर, लेकिन उसका कलेक्शन जो हुआ था वो कुणाल से हुआ था। मतलब कुणाल को अल्टीमेटली टैक्स को बियर करना पड़ा। ओके, तो ये था आपका इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब बियर का जिसके ऊपर इंपोज हो रहा है और जो पेमेंट कर रहा है टू डिफरेंट पर्सन। अगर दोनों ही सेम पर्सन है तो डायरेक्ट टैक्स हो जाता। नाउ सवाल है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को दो टैक्स स्ट्रक्चर को क्यों रखा? एक ही टैक्स रखने से तो चलेगा। डायरेक्ट टैक्स आपका डिस्पोजेबल इनकम को रिड्यूस कराता है। इट्स कर्व डाउन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पर्सन, दैट्स व्हाई डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर हाथ नहीं देगा, वो आपका कंजम्पशन के ऊपर इंपोज कराएगा। मतलब गवर्नमेंट का अगर कंजम्पशन का पैटर्न चेंज कराना है तो वो क्या करता है? टैक्स बढ़ा देता है। सपोज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर सिगरेट, ये सब में टैक्स रेट बहुत परसेंटेज है। जानते हो क्यों? बिकॉज ये इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स करता है सो दैट इसके पब्लिक कंजम्पशन कम करे। लेकिन पब्लिक तो गधाई है, वो आप और भी ज्यादा कंज्यूम करता है। लेकिन डिस्पोजेबल इनकम घटाने के लिए, मतलब उसके पास सरप्लस इनकम रहेगा ही नहीं जो वो खर्चा करेगा,
उसके लिए आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स को फॉलो करेंगे, सो दैट आपका टोटल इनकम से अगर टैक्स काट लेता है तो कम इनकम रहेगा अब खर्चा करने के लिए। डायरेक्ट टैक्स डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी टू बियर, कितना आपका कैपेसिटी है उसके ऊपर अब डायरेक्ट टैक्स का आपको बोझ पड़ता है। आपका इनकम अगर 3.5 लाख है तो आपको 2.5 लाख है तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर होगा तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो भी बहुत कम। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, आप चाहे भिखारी है, रईस ज्यादा है, आपको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। इट इज नॉट ऑन द बेस्ड ऑन द वेदर कैन बियर और नॉट। इफ यू कैन कंज्यूम तो आपको बियर करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स वो आपका कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है, कैपेसिटी ऑफ अर्निंग। अगर आपका इट इज बेस्ड ऑन कैपेसिटी ऑफ अर्निंग। ओके, सो ये था डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी एंड कस्टम्स, गुड्स सर्विस टैक्स एंड कस्टम्स ड्यूटी। तो एनी प्रॉब्लम अभी तक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर बियर कर, जिसके ऊपर इम्पोज व लेवी उसको ही बियर करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर इम्पोज किया जाता है वो अल्टीमेटली बियर नहीं करता है, दूसरा कोई बियर करता है। डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है टू रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम, और इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है टू कर्व डाउन द कंजम्पशन। इट इज बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ अर्निंग, दैट इज डायरेक्ट टैक्स कैपेसिटी ऑफ अर्निंग के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक इनडायरेक्ट टैक्स नॉट बेस्ड ऑन द कैपेसिटी टू बियर, कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है, कंज्यूम किया है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? हेलो? No, sir. No, sir. Now, what is the difference between tax and duty? आप जीएसटी बोले, जीएसटी मतलब जानते हैं फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी? मतलब तो एक ही है, सभी तो इम्पोज्ड है। याद रखना, टैक्स का बेसिस ऑफ चार्ज होगा एनी मॉनिटरी वैल्यू, माने मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो चाहे एनुअल वैल्यू हो या बिजनेस इनकम हो, वो चाहे सेल ऑफ गुड्स हो, दैट इज इट इज कलेक्टेड ऑन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स इंपोज होता है। लाइक इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स होता है। लेकिन ड्यूटी other than non-monetary transaction like production, like import export, प्रोडक्शन के ऊपर जो ड्यूटी लेता है उसका नाम है एक्साइज ड्यूटी। पहले जीएसटी से पहले इंडिया में एक्साइज ड्यूटी था, अभी भी एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर। एक्साइज ड्यूटी इंपोज होता है नॉट ट्रांजैक्शन के ऊपर, एक्साइज ड्यूटी इंपोर्ट होता है गुड्स इंडिया में लाना और लेके जाना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट होता है, और एक्साइज ड्यूटी इंपोज होता है ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन। ओके, तो ड्यूटी एंड टैक्स का डिफरेंस समझ में आ गया? यस और नो? टैक्स एंड ड्यूटी? Yes, sir. चलिए, कल ताज और उसका गर्लफ्रेंड दोनों हाथ पकड़ के बोटानिकल गार्डन में नहीं, विक्टोरिया के सामने जो मैदान है वहां पर मूंगफली खाने के लिए गया है। सामने दो बैठ के बात कर रहा है, ताज और ताज का गर्लफ्रेंड। इमोशनली मत लेना ताज। No, sir. आपका साथ जाने में क्या इमोशन?
अच्छा, खाने के टाइम बात कर रहा है दोनों। उसके बाद क्या हुआ, एक पुलिस वाला आया। पुलिस वाला आके ताज को पीछे से डंडा से टंग टंग किया। ताज घूम घूम के बोला, ओए डंडा मार क्यों मार रहे हो? बोलो पैसा दीजिए। बोला क्यों पैसा दूंगा? बोलो यहाँ पर लड़का और लड़की बैठने के लिए। कौन सा गधा बार बार आ रहा है, बाप रे। अटेंडेंस बाद में दूंगा, दे देना, इसके लिए क्यों? अच्छा, टुक टुक करके मार रहा है। ताज को बोला है पैसा दो। ताज बोलेगा क्यों पैसा दूंगा? बोले अरे बाबा, आप यहाँ पर गर्लफ्रेंड लेके बैठे हैं, आप लोगों को आप पैसा नहीं देंगे? ताज भी तगड़ा है, बोला उठ के उस पुलिस वाले को एक थप्पड़ दिया। बोले आपने थप्पड़ क्यों मारा? बोला एस का नोट्स पढ़ा है? बोले ए कौन है? बोले हम लोगों का कॉलेज का टीचर था। तो वो जो कॉलेज का टीचर है उसने एक नोट्स लिखाया, विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, किसी का बाप भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। बोला अच्छा दिखाता हूं। ममता बनर्जी को फोन किया, ममता बनर्जी चले आए गाड़ी लेके, साथ में सब लेके आए। ममता बनर्जी बोल रहा है आप टैक्स कलेक्ट टैक्स आप टैक्स दीजिए, लड़का और लड़की बैठे हैं। ताज हम्बेली बोला मैडम आपका उम्र हो चुका है, आपने तो एस का क्लास नहीं किया। बोला नहीं। तो मैडम मैं क्यों आपको टैक्स दूं? बोले गवर्नमेंट मेरा है, मैं कह रहा हूं। बोले नहीं दूंगा। ममता बनर्जी ने क्या किया, मोदी जी को फोन किया। मोदी जी को बोला आप आ जाइए, ताज मोहम्मद पैसा नहीं दे रहा है। मोदी जी प्लेन में हेलीकॉप्टर में लेके एयरफोर्स का स्पेशल प्लेन सामने फोर्ट विलियम में आ गया। मोदी जी ले अमित शाह साहब मिलके आया तुम्हारे पास, बोला है केंद्र में हम लोग ही है, एकम अद्वितीयम। तो जो बोल रहा हूं पैसा देने के लिए पैसा दो। ताज दोनों को ही बोला आप लोगों ने एस का नाम सुना है? बोला नहीं। ये कौन सा गधा है एएसएस? बोला गधा नहीं है, हम लोगों का कॉलेज का टीचर था एक जमाने का। वो बोल रहा है विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ कोई टैक्स नहीं बना सकता। मोदी और ममता दी ने रोल दोनों चिल्ला के बोल दिया अरे हम तो अथॉरिटी है, हम लोगों के पास मेजोरिटी गवर्नमेंट है। बोले सर तभी भी प्रॉब्लम है। बोले क्यों प्रॉब्लम है? बोले सर प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोला सर विदाउट ऑथोरिटी आपने मुझे एक्ट लगेगा। बोला एक्ट, चलो मैं बना देता हूँ। दीदी बोला है मैं बना देता हूँ। मोदी जी बोला है चलो मैं बना देता हूँ। दोनों ने बोला चलो मैं दोनों ही बनाऊंगा, 50-50 डिवाइड कर लूंगा। तब भी वो पैसा नहीं दे रहा है। ताज बोल रहा है सर वो लॉ इनवैलिड है। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं एक थप्पड़ मारूंगा समझ में आ जाएगा, तू मुझे बोल रहा है इनवैलिड है। ममता दी बोल रहा है तू मुझे बोल रहा है इनवैलिड है, तेरा हाल खराब करके छोड़ दूंगा। बोला नहीं तब भी इनवैलिड ही है। सब कंफ्यूज, पूरा देश का लोग आ गया है, लेकिन ताज को तो कोई वहां से हटना नहीं सकता है, और रादर पैसा भी नहीं दे रहा है। तब बोला ताज दीपक को फोन किया, दीपक सर का नोट्स का तू जो कंप्यूटर में करता था वो नोट्स तेरे पास है? दीपक बोला हाँ है। तो एक बार फॉरवर्ड कर, तो इनडायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट क्लास जो कराया था, जीएसटी क्लास नंबर 1 4/10/2021 को फॉरवर्ड कर। ताज ने दोनों को बोला आप लोग खड़ा रहिए, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। नोट्स आया, बोला सर आप लोगों से एक बार बात करता हूं। कोई एक स्टेट में, मैं नाम नहीं बोलूंगा आप लोग बहुत जानते हैं, वहां का सीएम पूरा जेल में घुस गया था, पूरा लिटिगेशन चल रहा है, जेल से सीएम ने लड़ा पूरा वोट।
और उसने मेजॉरिटी विन किया, मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए उसका जो मैंडेट था उसके फेवर में गया। वैरस वो जो वोट में जो लड़ा था वो जेल में है, जेल से ही पूरा कंडक्ट किया, पूरा जीता। नाउ सीएम कौन होगा? सीएम तो जेल में नहीं रह सकता। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट से बोला दुनिया में जितना है भारत में लोग है, सबसे बड़ा कौन है? बगल वाला बोला सर हजरत मोहम्मद सबसे बड़ा है। देख के बगल वाला बोला जय श्री राम पार्टी, वो बोला नहीं, राम सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। पीछे जीसस क्राइस्ट खड़ा था, उसने बोला सर जीसस सबसे बड़ा है। सामने और एक पंजाबी था, वो बोला भट्ट गुरु नानक सबसे इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जज चारों को देखा, बोला चारों को थप्पड़ मार के यहां से निकाल दो। बोले क्यों निकाल दे? बोले भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल, वो बोले सर मैं बोलूं बोले कौन है? सर मोदी है। बोले इसको भी निकाल दो। सबसे बड़ा पावरफुल इंडिया का है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। वही फुल एंड फाइनल, वही भारत के लिए भगवान है। भारत कैसे चलेगा, आने वाले पीढ़ियों में भी कैसे चलेगा, कौन भारत में रह सकता है, भारत कैसे काम करेगा, सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। वही कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे बड़ा है, सब भगवान से बड़ा है, सब अल्लाह से बड़ा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, उसने एक लाइन मार के छोड़ दिया। आर्टिकल 265, वहां पर सेक्शन नहीं होता है, वो आर्टिकल्स होता है। आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI, ऑथोरिटी टू मेक, वो क्या बोल रहा है? टैक्स कैन बी इम्पोज ओनली बाय द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। अगर आपका टैक्स इम्पोज करने का लॉ है तभी आप टैक्स इम्पोज एंड कलेक्ट कर सकते हैं। विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ यू कांट इम्पोज द टैक्स, you can't collect the tax. So before collecting the tax, we have to an authority. You need an authorization, and who will give the authorization? Only the Constitution of Act 265 give the authorization that only tax be collected if it is authorized by the law. तो impose and collected तभी possible होगा अगर ये लॉ से ऑथोराइज होता है। तो आर्टिकल 245 होल्ड, जैसे ही 255 का आपने नोट्स दिखा दिया, वैसे ही ममता दीदी एंड मोदी सर एंड ममता मैडम दोनों ने ही बोला है 2 मिनट में मैं एक्ट कर देता हूं। तुमको एक्ट लगेगा तो चलो एक्ट लिखो, 2 सेकंड में एक्ट लिख दिया। अब तो दोनों ही खुश है, अब तो टैक्स कलेक्ट होगा ताज मोहम्मद से। ताज मोहम्मद का साहस देखो, फिर से बोल रहा है नहीं। बोला क्या बोल रहा है, नालायक गधा कहीं का, नहीं होगा। बोला क्यों नहीं होगा? बोला एक्ट सर का नोट्स के नीचे पढ़ो, आपने सिर्फ पहला पॉइंट पढ़ा था 265, तो 245 भी पढ़ना पड़ेगा क्या? Who can constitute a law? Who can frame a law? कौन लॉ बना सकता है? सर मोदी जी, और वेस्ट बंगाल में दीदी जी। बोले नहीं होगा, मोदी के पास भी इतना पावर नहीं है, दीदी के पास भी इतना पावर नहीं है। बोले क्या बोल रहे हो अनाप शनाप सर, बोलने दो। एक्ट बनाता है ओनली 2, एक है पार्लियामेंट, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर। जहां पर आपका मेजोरिटी है तो ऑब्वियसली आप विन कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं बना सकते हैं। बनाना होगा आपको पार्लियामेंट से, अगर आप सेंट्रल लॉ बनाना चाहते हैं, जो कहां पर एप्लीकेबल होगा?
होल यूनियन ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा, होल यूनियन ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा, और में भी एनी पार्ट ऑफ इंडिया बोल सकता है, सब जगह में एप्लीकेबल हो सकता है, और कोई एक पार्ट में एप्लीकेबल होगा। होल्ड एक सेकेंड, सेम वे में स्टेट का क्या पावर है, बोल रहा है स्टेट का पावर वेरी स्पेसिफिक है, स्टेट का पावर सारा स्टेट में एप्लीकेबल होगा। मतलब वेस्ट बंगाल असेंबली ने अगर कोई एक्ट को बनाया है, पास किया है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ही वेस्ट बंगाल में ही एप्लीकेबल होगा, झारखंड में बिहार में नहीं। लेकिन पार्लियामेंट बनाता है तो झारखंड में भी एप्लीकेबल होगा, बिहार में भी एप्लीकेबल होगा। बोले ओके, एनी पार्ट ऑफ द स्टेट में एप्लीकेबल होगा, बोला हाँ एनी पार्ट ऑफ द स्टेट में एप्लीकेबल होगा। तो समझ में आया, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. आई बोल रहा है विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ नो टैक्स बी इम्पोज्ड और कलेक्टेड। अथॉरिटी 245 बोल रहा है द लॉ ओनली कैन बी फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड एप्लीकेबिलिटी। पार्लियामेंट इज एप्लीकेबल होल इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल फॉर द होल स्टेट। 246 पहले चलो सब इनकम के, तो इनकम के ऊपर गवर्नमेंट इंडिया भी टैक्स लेगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो स्कोप को डिटरमिन करा के रखता है, बोलता है क्या स्कोप है, स्कोप नहीं मतलब एलोकेशन होगा। क्या हुआ? Article 246 of Constitution of India, there is the allocation of power. पहले बोला without authority 265 nobody can collect the tax. उसके बाद 246 के बारे में बात किया, 245 के बारे में बात किया, उसके बाद 246 के बारे में बात कर रहा हूं। 246 क्या बोल रहा है? The allocation of the subject between union and state. Union मतलब पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली कौन कौन विषय के ऊपर एक्ट बना सकता है। 3 में लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो आइटम है उसमें सेंट्रल अपना लॉ बना सकता है फॉर कलेक्टिंग टैक्स, अगर वो उसमें चाहता है तो। उसमें इनकम टैक्स है, कस्टम्स ड्यूटी है, पहले एक्साइज भी हुआ करता था। स्टेट लिस्ट जहां पर एग्रीकल्चरल इनकम है वहां पर ओनली स्टेट कैन इम्पोज टैक्स, स्टेट छोड़ के और कोई टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, टैक्स सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोल, टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट, मतलब जहां पर ओनली स्टेट कैन मेक अ लॉ। कॉन्करेंट लिस्ट जहां पर स्टेट एंड एजुकेशन दोनों ही क्या करा, दोनों ही अपना लॉ बना सकता है। तो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ओनली पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ, स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक अ लॉ, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में वहां पर स्टेट एंड पार्लियामेंट दोनों ही मिल बना सकता है। जैसे एजुकेशन, स्टेट का भी पॉलिसी चलता है, सेंट्रल का भी पॉलिसी चलता है। फॉरेस्ट स्टेट का भी पॉलिसी है, एक्ट है, सेंट्रल का भी एक्ट है, दोनों का एक्ट चलता है। तो क्लियर इतना? आर्टिकल प्रोविजंस इज क्लियर टू यू? Yes, sir. 255, 245, 246 आप समझ में आया? बार बार ताज मोहम्मद क्यों मोदी सर से एंड ममता मैडम से बार बार झगड़ा कर रहा था?
यस सर। हाँ, उसके बाद देखना पड़ेगा ऐसा कोई अथॉरिटी है और नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई अथॉरिटी किसी को नहीं दिया है दैट पार्क के ऊपर आप टैक्स इंपोज करें तो आप नहीं कर सकते। जितना क्षमता है आप कर लीजिए। पूरा पार्लियामेंट भी राजी हो जाएगा तब भी नहीं होगा। हो सकता है अगर पार्लियामेंट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जाए तो। इंडिया हैज अ 3-tiered फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है जहां पर यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल पंचायत कॉर्पोरेशन भी है। तो क्या क्या? यूनियन, स्टेट एंड लोकल पंचायत। यूनियन गवर्नमेंट में मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट में हम लोगों का ममता बनर्जी एंड लोकल गवर्नमेंट में हम लोग का जनाब फिराज हकीम, हम लोग कॉलेज का प्रेसिडेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब कोलकाता के रीजन में अगर सोचते हैं तो फिराज हकीम से पावरफुल है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी से बहुत गुना पावरफुल है नरेंद्र मोदी से, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर। The power to levy taxes and duties allocated among the three-tier government as per the provision of the constitution। मतलब ये कैसे एलोकेशन होगा, 3 पायर और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी आने से पहले इंडिया में, अब टैक्स के बारे में बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करते हैं। बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, major indirect taxes applicable were excise duty, service tax, value added tax, central sales tax, customs duty। क्या था? Excise duty, that is duty on goods manufactured, service tax, tax on services rendered, value added tax, that is tax on goods sold within the state, central sales tax, that is tax from one state to another state, custom duty, that is duty on import and export। मजा देखिए, टैक्स कलेक्ट हो रहा है, यहां पर ही मैंने आपको 5 डिफरेंट एक्ट और 5 डिफरेंट एक्ट 5 डिफरेंट लोगों का पर्सन ने किया होगा। तो डिफरेंट एक्ट डिफरेंट पर्सन ने किया होगा, एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। तो कैसे होगा? इन दैट सिचुएशन हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम का एरिया हो रहा था। तो बिफोर जीएसटी से पहले इंडिया में ये था, मतलब मैंने पढ़ाई लिखाई ऐसे किया था, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या है सर? सेंट्रल सेल्स टैक्स मतलब विद इन द स्टेट होता है तो वैल्यू एडेड टैक्स, लेकिन स्टेट का बाहर मतलब विद इन वेस्ट बंगाल सेल होता तो पहले था वैल्यू एडेड टैक्स वेस्ट बंगाल। लेकिन सेल अगर बिहार से वेस्ट बंगाल होता है तो सर एक प्रॉब्लम हो गया। बिहार से अगर वेस्ट बंगाल में आएगा तो क्या होगा? वहां पर झगड़ा हो जाएगा ना। बिहार में टैक्स कलेक्शन होगा ना, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टैक्स कलेक्ट करेगा। उस झमेला पहले ही जानता था, इससे झमेला होगा फेडरल स्ट्रक्चर में। ये भी नहीं छोड़ेगा, वो भी नहीं छोड़ेगा, मरेगा कस्टमर। तो तब डिसाइड किया गया है नहीं, और एक भी एक्ट का जरूरत है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो इंटर स्टेट सेल को ट्रांजैक्शन डील करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सेल्स टैक्स। यस सर। तो मान के चलते हैं, मैं ओल्ड सिस्टम के बारे में आज बात करूंगा। ओल्ड सिस्टम में था क्या? केस 1, मिस्टर ए ऑफ वेस्ट बंगाल मैन्युफैक्चर गुड्स इन कोलकाता ₹10,000 and sold to B in West Bengal. Excise duty 10% and VAT 10%. तो मैन्युफैक्चर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है 10% एंड सेल करोगे तो सेल के लिए वैल्यू एडेड टैक्स एप्लीकेबल होगा 10%। सो क्लियर? मैन्युफैक्चर गुड्स के ऊपर लगेगा टैक्स 10% एंड वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा सेल के ऊपर। तो आ जाते हैं टैक्स का कलेक्शन के ऊपर बात करना। कैसे होगा, क्या होगा? तो सर कितना टैक्स होगा, टोटल प्राइस क्या होगा, कैलकुलेट द अल्टीमेट सेलिंग प्राइस। चलो
गुड्स जो मैन्युफैक्चर किया है वो कितना है 10,000। जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया है उसका कॉस्ट है 10,000। तो इसके ऊपर क्या लगेगा सर? इसके ऊपर लगेगा एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी कितना परसेंटेज है? बोल दिया 10%। तो 10,000 के ऊपर 10% कितना हुआ बेटा? 10,000 के ऊपर 10% कितना 1000 हुआ? 1000 1,000। तो टोटल Yes, sir. एक्साइज ड्यूटी ऐड करने के बाद आपका वैल्यू कितना हो गया? एक्साइज ड्यूटी का वैल्यू ऐड करने के बाद आपका वैल्यू 11,000 सॉरी 11,000 11,000। अब ध्यान से देखो, तो एक्साइज ड्यूटी ऐड करने के बाद जो वैल्यू होता है उसको ही बोला जाता है एसेसेबल वैल्यू। इसके ऊपर वैट अप्लाई करोगे, वैल्यू एडेड टैक्स, बिकॉज एक्साइज ड्यूटी तो एप्लीकेबल होता था ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर। पॉइंट दिमाग में लगाओ, एक्साइज ड्यूटी ऐड होता था ऑन द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर, लेकिन अब तो सेल करेंगे, तो वेस्ट बंगाल में सेल करेंगे, उसके ऊपर क्या देना पड़ता था पहले? वैट। वैट। तो किसके ऊपर वैट कैलकुलेट करेगा? $11,000 के ऊपर। तो प्रोड्यूसर के Yes. लिए 1,000 भी खर्चा है, तो उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा अगर होता 1,000 रुपया दिया, उसका बेनिफिट उससे मिल गया तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऐसा बेनिफिट तो नहीं है। तो वैट दे दिया कितना? 10,000 11,000 के ऊपर 10%, दैट इज 1,100 रुपया। तो सेल प्राइस कितना आया? 12,100 रुपया। टैक्स कंपोनेंट 12,100 के भीतर ध्यान से देखो, कॉस्ट कितना था? 10,000। तो 2,100 क्या है? सर टैक्स हुआ। ध्यान से देखो, इस 2,100 के भीतर 100 किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? टैक्स के ऊपर टैक्स है। टैक्स के ऊपर टैक्स। इसको बोला जाता है कास्केडिंग इफेक्ट। क्या बोला जाता है? कास्केडिंग इफेक्ट। टैक्स के ऊपर टैक्स। ये तो मैंने छोटा लगाया है, ये 10,000 का चीज है। 10,000 का ऊपर 100 रुपया। सोचो तो टैक्स रेट अगर बढ़ाता हूं तो कितना इंपोज हो जाएगा? मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। और अल्टीमेटली बियर किसको करना पड़ता है? सिंस इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेट कंज्यूमर को ही बियर करना पड़ेगा। तो ये कस्टमर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर हो रहा था। प्लस आपको छोटा मोटा बिजनेस करते हो, आपको एक्साइज ड्यूटी एंड वैट दोनों के लिए अलग अलग रूल है, तो दोनों के लिए आपको मेंटेन करना पड़ता है। एक ही आइटम के लिए 2 बार टैक्स। नाउ केस 2। यहां तक कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल? सर टैक्स No, ऑन sir. टैक्स सर समझ में नहीं आया सर। फिर से बोल। सर टैक्स ऑन टैक्स सर, जो सर 10% ऑन 1,000 सर। यहां पर देखिए, यहां पर जो 11,000 के ऊपर टैक्स हुआ था, 11,000 में कौन कौन सा कंपोनेंट है बेटा? सर 10,000 भी है और टैक्स भी है। 1,000 तो ये टैक्स 10,000 ऑन 10,000 ठीक ही था, नो प्रॉब्लम। लेकिन 10,000 ऑन टैक्स मतलब वैट इंपोज कर रहे हो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर, ये तो नाइंसाफी हो गया। दैट इज टैक्स ऑन टैक्स, दैट इज कॉल्ड टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट। यस सर। सर ये 100 को हटा देना होगा। लेकिन हटाएंगे कैसे? हटाना तो पॉसिबल नहीं है। प्रोड्यूसर बोलेगा भाई मेरा तो 11,000 रुपए ही मुझको देना पड़ा,
तो डिपार्टमेंट बोलेगा आपका अगर 11,000 रुपया कॉस्ट है तो मैं इसके ऊपर ही चार्ज करूंगा। नेचुरली ये 11,000 के ऊपर टैक्स हो गया। ये प्रॉब्लम आया बिकॉज दो अलग अलग अथॉरिटी है। आप बोलेंगे सर मैटर को हटाइए 20% मारिए ना इसके ऊपर, देन ये झमेला नहीं होता बेटा। तुम अगर 20% लेने से मतलब है तो 20% ऑन 10,000 कर दीजिए ना, तब ये झमेला नहीं होता। आपने क्या किया, दो अलग अलग एक्ट है, एक एक्साइज एक्ट और एक वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट। दोनों अलग अलग अथॉरिटी टैक्स कैलकुलेट कर रहा है सेम बेस के ऊपर, तो नेचुरली ये टैक्स के ऊपर टैक्स हो गया और कस्टमर को ये बियर करना पड़ रहा था। केस 2, goods manufactured in Bihar 10,000 by Mr. A sold to Mr. B of West Bengal and further sold to consumer C with a value addition 3,000. Calculate the sale price to C and tax. Excise duty 10%, CST 10%, VAT 10%. गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ बिहार में, बिहार से गया वेस्ट बंगाल में सेल हुआ, वेस्ट बंगाल में दूसरे को जगह में सेल किया। ठीक है, बोलो क्या हाल होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो मैन्युफैक्चर हुआ था 10,000, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगा, यस और नो। बिहार का जो बाबू है उसका गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगा, तो एक्साइज ड्यूटी तो होल इंडिया में लगता है। तो 10,000 के ऊपर 10% कितना आता है बेटा? 1,000। टोटल कितना हुआ? 11,000। यस और नो? यस सर। यस सर। मैन्युफैक्चर करने के बाद वो बेच रहा है वेस्ट बंगाल में, तो उसको क्या देना पड़ेगा? आप गुड्स तो बिहार में नहीं बेच रहे हो, गुड्स तो वेस्ट बंगाल में बेच रहे हो, बिहार से वेस्ट बंगाल आ रहा है, तो क्या लगेगा बेटा? सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसका नाम है सीएसटी। तो अच्छा सर 10% ऑन 11,000, 1,100। तो ठीक है, देखो ऑलरेडी 1,100 मतलब कास्केडिंग इफेक्ट शुरू हो गया। 10,000 और 11,000 मतलब 10,000 ऑन 10,000 प्लस 1,000, और 1,000 क्या है? ड्यूटी। तो टैक्स के ऊपर टैक्स। तो सेल प्राइस टू बी कितना होगा? 12,100। एड फर्दर वैल्यू एडेड किया बी ने कितना? 3,000 रुपया, उसका डेकोरेशन किया। करने के बाद वो बेचा है कितना में सर? 15,100 प्लस उसके ऊपर वैट लगेगा कितना? 10%। तो वैट 15,100 के ऊपर 10% मतलब 1,510। तो सेलिंग प्राइस हो गया 16,610, जिसमें टैक्स कंपोनेंट कितना है? 1,000, 1,100 एंड 1,510, मतलब 3 टैक्स कंपोनेंट आ गया। अब टैक्स के भीतर टैक्स कितना है? 3 अलग अलग अथॉरिटी ने टैक्स इंपोज किया, 3 अलग अलग बेस। एक्साइज ड्यूटी इंपोज किया था और कॉस्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर, वैट इंपोज किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर प्लस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर। सीएसटी इंपोज किया गया था। वैट इंपोज किया गया था किसके ऊपर? बोलो। वैट इंपोज किया गया था सर एक्साइज ड्यूटी, कॉस्ट प्लस एक्साइज, कॉस्ट प्लस एक्साइज प्लस वैट प्लस वैल्यू एडिशन प्लस वैट। तो टैक्स का इफेक्ट क्या हुआ? जो वैट इंपोज किया गया था तो 10% ऑन 1,000, ये कास्केडिंग इफेक्ट था, वैट टैक्स के ऊपर लगा था, प्लस ये तो सीएसटी के पॉइंट, और ये वैट 10% किसके ऊपर लगा था? वैट सर 1,000 के ऊपर लगा था प्लस 1,100, बिकॉज वो 15,100 के ऊपर तो लगा था। 15,100 के भीतर क्या था सर? 1,000 भी है, 1,100 भी है। ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? बिकॉज ये 3 एक्ट डील करता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट। अल्टीमेटली कस्टमर को भुगतना पड़ रहा है। 10,000 के ऊपर 310 रुपए का एडिशनल टैक्स पेमेंट कर रहा है, जिसके साथ कस्टमर का कोई रिलेशन नहीं है। दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। नेचुरली आपका गलत कारण मतलब 3 एक्ट के कारण के लिए
आपका प्राइस इंक्रीज हो गया भाई 310, कस्टमर को एडिशनल पैसा बियर करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? Yes, यस sir. सर। आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सके? मतलब यहां पर बी जो सेल किया है और सी ने तो ऑलरेडी वैट पे कर दिया था, सीएसटी पे कर दिया था, लेकिन वी जब वैट पे करेगा वो नहीं बोल सकता मैंने तो सीएसटी दे दिया, तो जितना वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर टैक्स लीजिए। अब पूरा के ऊपर क्यों नहीं ले रहे, क्यों ले रहे? ध्यान से देखो, यहां पर भी 11,000 के ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ, सेम अमाउंट के ऊपर फिर से टैक्स हुआ, फिर 15,100 के ऊपर, मतलब टैक्स ऑन टैक्स तो हुआ ही है। और ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? बिकॉज डिफरेंट एक्ट, और एक एक्ट दूसरे एक्ट को बेनिफिट नहीं दे रहा है, दैट इज कॉल्ड टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। क्या क्या प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग सिस्टम में था जिसके लिए आपको दूसरा कुछ सोचना पड़ा? एक, टैक्स ऑन टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट। दूसरा, नो पॉसिबिलिटी टू सेट ऑफ फ्रॉम वन टैक्स पेड विद अनदर टैक्स कलेक्टेड। व्हाई? डिफरेंट एक्ट, डिफरेंट गवर्नमेंट, डिफरेंट लेजिस्लेचर। आप एक्साइज ड्यूटी देंगे तो उसका क्रेडिट आपको वेस्ट बंगाल वैट थोड़ी ही देगा। आप सीएसटी पेमेंट करेंगे तो उसका क्रेडिट थोड़ी ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आपको देगा, बिकॉज सीएसटी का कलेक्शन करता है सेंट्रल और वेस्ट बंगाल वैट का कलेक्शन करता है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। थोड़ी सेट ऑफ होगा? नहीं, आपको अलाउ नहीं करेगा। ये नहीं बोलेगा भाई आप तो पहले दे चुके हैं तो माइनस कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। ऑटोमेटिकली कस्टमर का प्राइस बढ़ रहा है। मतलब एक चीज के ऊपर दो बार टैक्स हो रहा है, एक तो टैक्स के ऊपर टैक्स हो रहा है प्लस एक चीज के ऊपर दो बार टैक्स हो रहा है। सर कैसे दो बार टैक्स हो रहा है? एक पार्ट था टैक्स ऑन टैक्स और दूसरा याद करो ये 11,000 के ऊपर, ध्यान से देखो, एक बार सीएसटी हुआ, यस और नो? 11,000 के ऊपर एक बार सीएसटी हुआ प्लस 15,100 के भीतर 3,000 वैल्यू एडिशन था, वो छोड़ दो, बाकी 12,000, मतलब 11,000 इस 15,000 में भी मौजूद है, यस और नो? तो सेम गुड्स के ऊपर फिर से टैक्स हो गया है, मतलब 11,000 के ऊपर डबल टैक्स हुआ है। दैट इज सेट ऑफ नहीं होने के कारण के लिए, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन। हाई कॉस्ट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को भुगतना पड़ रहा था। रिडक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, एक्चुअली मार्केट में अगर प्रोडक्ट का प्राइस अननेसेसरी हाई रहता है तो आपका प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिवनेस चला जाएगा, आपका मार्केट बाहर मुल्क से आके ले लेगा। আমি ক্লাসে আছি, ও টাকার ব্যাপারে একবার দেখ, কথা হয়ে গেছে, একবার দেখ। मोर टैक्स कंप्लायंसेस, बोलो तो एक बंदे को कितना एक्ट उसको मेंटेन करना पड़ेगा? एक एक्साइज, एक सीएसटी, एक वैल्यू एडेड, मतलब इतना कंप्लायंसेस उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दैट इज मोर टैक्स कंप्लायंसेस। तो ये 5 मेजर प्रॉब्लम बहुत दिनों से हो रहा था। टैक्स ऑन टैक्स, डबल टैक्सेशन, बिकॉज एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 बार भी सेल टैक्स लगाया, हाई कॉस्ट टू कंज्यूमर, रिडक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, मोर टैक्स कंप्लायंसेस, तो ये प्रॉब्लम चल रहा था। तो ये प्रॉब्लम बहुत दिन से देख रहे थे। जीएसटी आज से 15 साल से पहले से होगा 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 कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम है, कोई जीएसटी में प्रॉब्लम में बाद में आता हूं, रीजन एक ही है, डिफरेंट टैक्सेस बाय डिफरेंट अथॉरिटी बाय डिफरेंट एक्ट, डिफरेंट टैक्सेस बाय डिफरेंट अथॉरिटी बाय डिफरेंट एक्ट, मतलब टैक्स डिफरेंट टैक्स इंपोज हो रहा है। नॉर्मल सिंपल कीजिए, डिफरेंट अथॉरिटी डिफरेंट एक्ट। सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन है वन टैक्स वन नेशन, दैट इज जीएसटी। इसका एक ही सॉल्यूशन है, कंट्री अगर एक है तो टैक्स भी एक होगा। ये क्यों? एक बार बिहार के लिए अलग, वेस्ट बंगाल के लिए अलग, एक्साइज के लिए अलग। इसको कैसे कंट्रोल में ले सकते हो?
ओनली जीएसटी। गवर्नमेंट ये मैटर को बहुत दिन तक देख रहा था। 2004 में ये कमीशन बनाया गया था, दैट इज केलकर टास्क फोर्स। केलकर सुप्रीम कोर्ट का जज था, तो केलकर जीएस टास्क फोर्स ने आई थिंक 2001 और 2 में ये दिया था। 2004 ने केलकर टास्क फोर्स जीएसटी का रिकमेंडेशन किया। अच्छा, बाय द वे, ये जीएसटी इंडिया ने ही आविष्कार किया ऐसा नहीं है। जर्मनी, फ्रांस और डेवलप्ड कंट्री में जीएसटी रहता है। इंडिया में बहुत देर के बाद रिकमेंडेड हुआ है, 2004 में, ध्यान दो। 2007 देन फिनांस मिनिस्टर जो था 2000 चिदम्बरम जी ने यूनियन फिनेंस मिनिस्टर अनाउंस किया जीएसटी विल बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। बोला है जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस होगा 2014 में। याद देखो, 2004 से 2014 लग गया, 10 साल चला गया। 2014 मतलब उस टाइम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में आ गए थे, मेजोरिटी। इसके पहले कॉल्यूशन गवर्नमेंट था, मतलब मिलीजुली सरकार। उसके बाद क्या हुआ, सिंगल सरकार आया, दैट इज वन पार्टी। 2014 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, एक्साइज ड्यूटी का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर था किसके पास, ध्यान से सुनो। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर था एक्साइज ड्यूटी का सेंट्रल के पास, और सेल का पावर था स्टेट के पास। वैट का पावर था स्टेट के पास, सीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी का पावर था सेंट्रल। लेकिन दोनों आपको सब अलग अलग पावर है, तो ये पावर चेंज करके एक लेवल में आने के लिए भाई, आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज आपने तो बोल दिया है सबसे बड़ा एक ही इंसान है पिताजी, सबसे बड़ा एक ही इंसान है पिताजी। पिताजी का नाम है, क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पिताजी का इंडिया। नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने तो बोल दिया था एक्साइज के ऊपर वो टैक्स लेगा और सेल्स के ऊपर स्टेट। आप कैसे खिचड़ी करेंगे, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, और विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके प्रोविजन डालना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए 3/4 मेजोरिटी होना चाहिए, जो इससे पहले किसी सरकार के पास नहीं था। एक्चुअली सीट का खेला है, तो ये एनडीए गवर्नमेंट के पास, अभी जो गवर्नमेंट है उसके पास ये अथॉरिटी आ गया था, 3/4 मेजोरिटी था। जो भी नहीं था वो लोग उसने साय दे दिया, कंसेंट दे दिया, बस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया। 2016 में पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन। आज पहले बिल लाना पड़ा था 2014 में, उसके बाद मक्खन लगाते लगाते, बिकॉज सब स्टेट तो राजी नहीं होगा, और पूरा इंडिया का स्टेट अगर राजी नहीं होगा तो आप कभी भी वन नेशन वन टैक्स नहीं कर सकते। 2016 में अल्टीमेटली राजी हुआ, पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जीएसटी बहुत पहले से रेडी करके रखा था, लेकिन जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा, तब तक जीएसटी को तो प्लेस नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। एक कितना बार अमेंडमेंट हुआ है, 101 अमेंडमेंट, 101 अमेंडमेंट। 2017 पार्लियामेंट पास CGST एक्ट 2017, IGST एक्ट, UTGST एक्ट, GST compensation to cess act, and respective state legislative assembly passed the respective CGST act 2017। मतलब 2017 बड़ा ईयर है, बिकॉज उसी ईयर में पार्लियामेंट क्या किया, पार्लियामेंट ने 2017 में जीएसटी को पास कराया। कौन कौन सा एक्ट पार्लियामेंट के अंडर में है, दैट इज CGST एक्ट, IGST एक्ट। CGST है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट, IGST है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट, UTGST है यूनियन टेरिटरी GST एक्ट। GST कंपेंसेशन सेट, मतलब GST इंपोज करने के दौरान कुछ स्टेट का लॉस हो रहा था, इसलिए GST कंपेंसेशन स्टेट 2017 एक्ट को लाया गया, एंड हर स्टेट असेंबली GST SGST को पास किया। मतलब दो एक्ट काम करेगा, दैट इज ड्यूअल
जीएसटी, सिंगल जीएसटी नहीं, एक सेंट्रल और एक स्टेट, लेकिन दोनों ही रेट अप्लाई करेगा कॉमन बेस के ऊपर। समझ में आया? पहले क्या करता था, दो रेट अप्लाई करता था डिफरेंट बेस के ऊपर, अब दो टैक्स रेट है लेकिन दोनों ही अप्लाई करेगा कॉमन बेस के ऊपर। 1/7/2017, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी हैज इंप्लीमेंटेड अक्रॉस यूनियन इंडिया, सारा इंडिया में अब जीएसटी एप्लीकेबल है। तो पाथ देखो, 2004 में केलकर, ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर हिज चेयरमैनशिप, केलकर कमीशन रिकमेंड द जीएसटी टू बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वो रिकमेंडेशन को मान्यता देके उसको राजी किया, उसमें था पी चिदम्बरम जी। 2014 में यूनियन गवर्नमेंट टेबल द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। 2014 में यूनियन गवर्नमेंट ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया। 2016 में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक्ट में रूपांतर किया, पास किया। 2017 में पार्लियामेंट सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट उसने पास किया। एंड रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली पास द रिस्पेक्टिव एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पास किया। 1/7/2017 में जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ। तो दैट आर द ओरिजिन एंड द पाथ ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया। मैंने आपको बेसिक समझाया क्यों जीएसटी का जरूरत पड़ा, क्या आपके लिए प्रॉब्लम था जिसके लिए आपको जीएसटी को इंप्लीमेंट करना पड़ा। क्लियर और नॉट? यस सर। चलो जी, कौन कौन सा एक्ट जीएसटी में हम लोग पढ़ेंगे? सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ये दोनों एक्ट एक साथ मिला के इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर टैक्स इंपोज करेगा। सीजीएसटी सेंट्रल का है, एसजीएसटी स्टेट का है। कौन सा गुड्स के ऊपर, कौन सा सप्लाई के ऊपर? जो विद इन द स्टेट होगा। देखो स्पेलिंग देखो, इंट्रा हेड, याद करो, हेड के भीतर, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आईजीएसटी किसके ऊपर लगेगा? इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट जो सप्लाई होगा वहां पर तो किसी स्टेट का हाथ नहीं है, वो पूरा ही सेंट्रल काम करेगा, लेकिन नॉट सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट। बेसिकली मदर एक्ट है सीजीएसटी एक्ट, बाकी सब एक्ट उसका कॉपी है, थोड़ा मॉडिफिकेशन। यूटीजीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी, मतलब जहां का स्टेट, जहां पर कोई असेंबली नहीं है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन यूनियन टेरिटरी, दोज हु हैव नो स्टेट लेजिस्लेचर, जो लोगों का कोई, हिंदी में बोलेंगे तो जिसका कोई आईन सभा नहीं है, जो स्टेट असेंबली नहीं है, वो लोगों के लिए कौन टैक्स इंपोज कराएगा? सीजीएसटी तो होगा ही, उसके साथ सेंट्रल का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगों के लिए यूटीजीएसटी पास कराना। तो स्टेट ने एसजीएसटी किया और बाकी पूरा ही सेंट्रल, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। यूनियन टेरिटरी क्या क्या है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दामन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। इसमें चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी जिसका ये नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तो यूनियन टेरिटरी जिसका जिसका है वो अपना एसजीएसटी एक्ट इंपोज करेगा, लेकिन जो लोगों का नहीं है वो लोगों का यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड सर्विस टैक्स एक्ट इंपोज होगा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें क्या पावर दिया गया था और क्या पावर छीन लिया गया था? 246A आर्टिकल, देखो ए मतलब एडिशनल हुआ है, पावर टू मेक जीएसटी लॉ। ए का मतलब एडिशनल नहीं, ए रहने का मतलब बाद में इंसर्ट हुआ है, ओरिजिनल में नहीं था। पावर टू मेक जीएसटी लॉ
आपने बोला था ना, कोई टैक्स कलेक्ट और लेवी के लिए आपको अथॉरिटी ऑफ लॉ लगेगा, तो पावर टू तो आप जीएसटी इंपोज करने के लिए, आई रिपीट, जीएसटी का लॉ टैक्स इंपोज करना, कलेक्ट करने के लिए आपको तो पावर लगेगा। तो ये पावर कहाँ है? यूनियन लिस्ट में नहीं है, ये पावर है 246A में आर्टिकल अमेंडमेंट के बाद। क्या है? क्लॉज 1, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक the law in respect of goods and service tax where the supply of goods and services are both taken place in course of interstate trade or commerce। क्या बोल रहा है? बोल रहा है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, आई रिपीट, पावर दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बंद कैसे? ऑथोरिटी दे रहा है, क्या दे रहा है? ये ऑथोरिटी दे रहा है किसको? ये पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को, दोनों को ऑथोरिटी दे रहा है दैट गुड्स एंड सर्विस टैक्स करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किसके ऊपर? इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आप इंपोज करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसके लिए जो लॉ लगेगा, उसका लॉ बनाने के लिए पावर में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को दे रहा। क्लॉज 2, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव मतलब वो छोड़ के कोई नहीं कर सकता। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विथ रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक द लॉ विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स where the supply of goods or services or both take place in course of interstate trade or commerce। तो इंट्रा के लिए मैंने पावर दिया है to make a law so that you can impose and collect GST। The power is given to the parliament and state legislature equally, but in case of interstate trade and commerce, the power is conferred only to the parliament, that is exclusive right of the parliament, so they can make the law। ये क्लॉज 1 का जरूरत का कारण के लिए ही उसने ICGST पार्लियामेंट ने पास किया और SGST स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी ने पास किया, और क्लॉज 2 का इस्तेमाल करके ही पार्लियामेंट ने IGST एक्ट पास किया। हाउएवर ये भी बोल दिया है in respect of the following goods के लिए GST shall be applied from the date recommended by GST council। ये following goods के लिए तभी GST एप्लीकेबल होगा तब जब GST काउंसिल उसको अप्रूवल देगा। जो पेट्रोल के लिए इतना झमेला हो रहा है, पेट्रोल का इतना भाव का एक ही कारण है, दैट इज इसके ऊपर GST अभी तक नहीं लगा। इसके ऊपर सिर्फ अभी भी एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल लेता है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वो भी वैट लेता है 18%, एकदम पकड़ पकड़ के लेता है। सेंट्रल स्टेट सामने ये सब दिखाता है, पीछे वो लोगों का एकदम सेटिंग कंटिन्यू, पीछे वो कुछ नहीं बोलेगा कर। तो क्या क्या? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, बिकॉज यहाँ से गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। और कोरोना में स्टेट एंड सेंट्रल का जिस प्रकार से इकोनॉमी का बर्बाद हुआ है, तो उसका कलेक्शन आएगा कहां से? तो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्रूड जो गाड़ी में डलते हैं, हाई स्पीड डीजल मतलब जो डीजल में चलता है, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, पेट्रोलियम क्रूड मतलब क्रूड ऑयल, मतलब फाइन पेट्रोल नहीं, पेट्रोल स्पिरिट मतलब जो गाड़ी में डालते हैं, नेचुरल गैस मतलब CNG, एविएशन टर्बाइन फ्यूल मतलब प्लेन में जो लगता है। ऑल दिस गुड ऑन दिस गुड सेंट्रल एक्साइज एंड स्टेट वैट इज स्टिल एप्लीकेबल। ये गुड्स के ऊपर सेंट्रल एक्साइज भी एप्लीकेबल एंड स्टेट वैट भी एप्लीकेबल है। इंपोर्टेंट सर्विसेज और कुछ एडिशनल बोल दिया है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज into India
will also be deemed to be supply of goods and services in course of interstate trade or commerce. जो गुड्स इंडिया में लेके आते हैं हम बाहर से, उसके लिए तो इंपोर्ट एक्साइज कस्टम्स ड्यूटी आपको देना ही पड़ेगा. इन एडिशन टू दैट पहले क्या देना पड़ता था? पहले एक्साइज ड्यूटी अगर इंडिया में प्रोडक्शन होता तो जितना एक्साइज ड्यूटी लगता वो भी देना पड़ता. इंडिया में अगर सेल होता तो जो भी वैट लगता वो भी देना पड़ता था, काउंटर वेलिंग ड्यूटी. लेकिन अभी वो नहीं है, बिकॉज एक्साइज भी नहीं है और वैट भी नहीं है. दैट्स व्हाई क्या बोला, ये इंपोर्ट को हम लोग मानेंगे इंटरस्टेट सप्लाई. जैसे ही मैं इसको इंटरस्टेट सप्लाई मानता हूं तो बोलो तो इसके ऊपर क्या टैक्स लगा सकता हूं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी. सर आईजीएसटी. के दौरान मैं टैक्स लगा सकता हूं. सर आईजीएसटी. वाई? बिकॉज आईजीएसटी लगेगा. आईजीएसटी क्यों? आईजीएसटी कैसे बना? जो पार्लियामेंट हैज गिवन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक to impose and collect GST on interstate trade or commerce. और आप इंपोर्ट को मान रहे डीम टू बी, एक्चुअल में नहीं, डीम टू बी सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स. आप मान के चलते वो इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स है. सिंस आप मान के चलते इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स है तो ऑब्वियसली आपके ऊपर सीजीएसटी, एचजीएसटी तो नहीं लगेगा. आपके ऊपर क्या लगेगा? आपके ऊपर लगेगा आईजीएसटी. आईजीएसटी. और एक अमेंडमेंट हुआ है, आर्टिकल 366 12 वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वहां पर भी कुछ एडिशनल हुआ है. बोल रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस, पूरा एक्ट में आप अगर पूरा जीएसटी एक्ट आप छानबीन करके भी देखेंगे आपको कहीं पर जीएसटी का डेफिनेशन नहीं मिलेगा. ऐसा कोई डेफिनेशन कहीं पर नहीं दिया है जहां पर जीएसटी का मतलब लिखा है. हाँ, हम लोग अपना मर्जी से बोल देते हैं लेकिन कहीं पर डेफिनेशन नहीं लिखा है, एटलीस्ट एक्ट में नहीं लिखा है. तो है कहां? गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, सॉरी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस, मतलब यहां पर डेफिनेशन दिया है, मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. मतलब बोल दिया शराब के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. Consequently, GST can be levied on supply of all goods except alcoholic liquor for human consumption. Clear or not? GST means tax on. GST का मतलब है टैक्स. किसके ऊपर? टैक्स ऑन. टैक्स मतलब दिमाग में लगाओ, मॉनिटरी वैल्यू. यस और नो? टैक्स और ड्यूटी का डिफरेंस में समझाया था ना, मॉनिटरी वैल्यू. सो टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज मतलब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट. सर अल्कोहल का बेचना भी तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है. एक्सेप्ट बोल दिया है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. कॉन्सिक्वेंटली GST can be levied on supply of all goods except alcoholic liquor for human consumption. Next amendment, Article 279A. The president एक जगह बोला था ना, देखो 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 बेटा, however in respect of the following goods, however in respect of the following goods GST shall be applied on the GST council. Yes or no? तो ये जीएसटी काउंसिल है क्या? उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया दिया है. जीएसटी काउंसिल, द प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर, प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय ऑर्डर कंस्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. उसका चेयरमैन होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज हम लोगों का निर्मला सीतारमन. फीमेल है, याद रखना, इतना बड़ा इकोनॉमी का लेडी फाइनेंस मिनिस्टर. मेंबर विल बी द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर. मेंबर कौन होगा? स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स. मतलब हम लोगों का अमित मित्र वेस्ट बंगाल का, वो नॉट ओनली मेंबर, ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द जीएसटी. पहले बंगाल का देन फाइनेंस मिनिस्टर असीम दासगुप्ता, वो भी वहां का वाइस चेयरमैन था. मतलब चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन दो पोस्ट है और बाकी सब मेंबर है. चेयरमैन ऑलवेज
फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा और वाइस चेयरमैन एनी स्टेट का फिनेंस मिनिस्टर होगा। अभी तक जितना बार हुआ है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का फिनेंस मिनिस्टर हुआ है, बिकॉज सबसे ज्यादा आई थिंक एजुकेटेड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का फिनेंस मिनिस्टर ही होता था, मतलब होता है। अमित मिश्र बोलिए, पहले असीम दास को, दे आर वेरी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। अच्छा, हैविंग द फॉलोइंग स्कोप ऑफ वर्क, ये जो काउंसिल बनाएंगे उसका क्या स्कोप ऑफ वर्क होगा? नंबर 1, कौन सा गुड्स और सर्विस को एग्जेम्पशन दिया जाएगा, जीएसटी का रेट क्या होगा, एग्जेम्पशन का थ्रेशोल्ड क्या होगा, मतलब कितना लेवल तक उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, जीएसटी कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वैल्यूएशन का रूल क्या होगा, डेट फ्रॉम व्हिच जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल ऑयल, एविएशन फ्यूल, नेचुरल गैस, ये सब कौन सा डेट में बोला है ना, जब ये रेकमेंड करेगा तो कौन सा डेट में रेकमेंड करेगा वो वहां पर रहेगा। क्लियर और नॉट? तो आर्टिकल इतना पापर बिलने के बाद आर्टिकल का क्या क्या अमेंडमेंट है? 246A जो पावर दिया है, इंट्रा के लिए पावर दिया है स्टेट एंड पार्लियामेंट को, इंटर के लिए पावर दिया है पार्लियामेंट को। वहां पर ये भी बोल दिया है पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल ऑयल, नेचुरल गैस, अर्बन 12 के ऊपर अभी नहीं, जीएसटी काउंसिल और रिकमेंड करेगा तब जीएसटी लगेगा। ये भी बोल दिया है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को इंटरस्टेट डीम माना जाएगा, एज इफ माना जाएगा, एक्चुअल में नहीं है। आर्टिकल 366 बोल दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मीनिंग। आर्टिकल 279 है, आप बोल दिया गया है, दैट इज 279 में जीएसटी काउंसिल का गठन एंड उसका फंक्शन। क्लियर और नॉट? आप अगर ध्यान से घर में देखेंगे तो आप देखेंगे सर ने पहले डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट का मतलब समझाया, उसके बाद टैक्स एंड ड्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, उसके बाद स्टोरी, ताज का स्टोरी शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हम लोगों को टैक्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद उसने सर ने इलास्ट्रेशन दिया है कौन कौन सा टैक्स कैसे इम्पोज, मतलब पुराना क्या सिस्टम था एंड वो पुराना सिस्टम के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हुआ है। पहले कौन कौन टैक्स था ये भी मैंने बोला है, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी। देखो, एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड imposed by the union government, service tax, tax on the services rendered with consideration imposed by the union government, value added tax, tax on the goods sold within the state imposed by the respective state government, central sales tax, tax on interstate sale, interstate goods sold imposed by the union government, and custom duty on import and export by union government। तो ये प्रॉब्लम के बाद हम लोगों ने जेनेसिस समझाया आप लोगों को, कहां से शुरू हुआ था, कहां तक जीएसटी आया, कौन कौन सा एक्ट इसके भीतर गए। यूनियन टेरिटरी का नाम आप लोग जानते नहीं थे, अंडमान, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एक स्टेट था, तो आर्टिकल 241 को आउट करके उसका पावर छीन लिया गया है। आप लोग शायद जानते नहीं थे वो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में मोस्ट ऑफ द इंडियन एक्ट वहां पर एप्लीकेबल नहीं था, अब सब एक्ट वहां पर एप्लीकेबल हो गया है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट मेजर अमेंडमेंट्स जो आपके लिए लगेगा। तो यहां तक कोई सवाल, यहां तक कोई बेटा? सर 9 यूनियन टेरिटरी होगा ना? हाँ बेटा, सर दामन दीव और दादरा नगर हवेली ये अलग अलग है हाँ ना? हाँ, दामन दीव नगर हवेली। दामन दीव, दादरा नगर हवेली, हाँ ठीक है। तो ये तो अलग अलग है दादरा ना सर? क्या है? दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी है ना? कौन?
दादरा नगर हवेली दमन दीव, हाँ अलग है। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है? GST is levied on supply of goods and services across India in dual form. GST levied goods and supply of goods and services all India, पहले जम्मू एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर था, अब बोला है होल इंडिया इन डुअल फॉर्म, मतलब इंट्रा होगा तो स्टेट भी जीएसटी लगाएगा, सेंट्रल भी जीएसटी लगाएगा, मतलब टोटल रेट दो हिस्सा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेट सेम बेस के ऊपर होगा, तो ऑटोमेटिकली कास्केडिंग इफेक्ट घट जाएगा। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, मतलब अल्टीमेटली जो कंज्यूम करेगा उसके लिए ही ये उस स्टेट में ये टैक्स कलेक्शन होगा। बेनिफिट ऑफ जीएसटी विल अक्रूड इन द कंज्यूमिंग स्टेट। अब मैं तुमको मजा बताता हूं, जीएसटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसका था जानते हो? सबसे बड़ा अड़चन किसने डाल के रखा था? सबसे बड़ा अड़चन डाल के रखा था, सुन के हैरान हो जाओगे, दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र। एक कारण है, बिकॉज इंडिया का इकोनॉमी का मेजर पोर्शन ये लोग प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही कंजम्पशन बेस्ड हो जाएगा, मतलब क्या? मतलब टैक्स का कलेक्शन कौन सा स्टेट में जाएगा? कंज्यूमिंग स्टेट। और कंज्यूमिंग स्टेट कौन कौन सा स्टेट कंज्यूमिंग स्टेट है? बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, ऑल कंज्यूमिंग स्टेट। तो ये लोगों के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये लोगों के लिए ठीक है, मेरा पॉपुलेशन ज्यादा है, मेरा कलेक्शन भी ज्यादा होगा, लेकिन वो लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लगा के वो लोगों को कॉम्पेंसेट करना है। तो जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, मतलब जहां पर कंजम्पशन होगा वहां पर ही उस टैक्स का कलेक्शन होगा। जीएसटी इज imposed by the central and state on intrastate supply of goods and service simultaneously. GST is imposed by the central on an interstate supply of goods and services. Central will administer, central क्या क्या हैंडल करेगा? CGST, UTGST, IGST, और स्टेट रेस्पेक्टिव SGST को हैंडल करेगा। Import will be treated as interstate supply and covered under IGST Act 2017. The rate of GST 2.0% भी है, 0.5%, 3%, 5%, 12%, 18%, 24%. In addition, GST compensation cess on seen goods. Seen goods मतलब dangerous, hazardous goods like car, coal, पान मसाला, एरिटेटेड वाटर। एरिटेटेड वाटर जानते हो क्या है? आप लोग स्प्राइट पीते हैं ना, थम्स अप, कोको कोला, स्प्राइट, यस और नो? यस सर। Yes, sir. एरिटेटेड ड्रिंक्स, उसके ऊपर इतना हाई जीएसटी इंपोज किया जाता है। जीएसटी जो है ही, प्लस उसके ऊपर जीएसटी कंपेंसेशन सेस के दौरान भी टैक्स इंपोज किया जाता है। अंडर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेक अ टैक्सेबल सप्लाई। सप्लाई जो टैक्सेबल है वो एक ही बंदा कर सकता है जो अगर रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड अगर नहीं हो तो सप्लाई नहीं कर सकता है अंडर जीएसटी। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई। जीएसटी किसके ऊपर अप्लाई होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर, मतलब जो प्राइस से एक्सचेंज हो रहा है गुड्स। A registered person is entitled to take a credit benefit in form of deduction of input tax paid from the output tax. मतलब यहाँ पर आपने जो आउटपुट टैक्स दिया है, आपने जो इनपुट टैक्स दिया है, जब आप सिंस आप कंज्यूमर नहीं है, आप अगर डीलर है, तो आप जब आउटपुट टैक्स पे करेंगे तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आप उड़ीसा से माल लेके वेस्ट बंगाल में बेच रहे हैं, तो उड़ीसा में एक भी टैक्स दिए हैं, वही टैक्स का क्रेडिट आपको वेस्ट बंगाल में जब आप टैक्स पे करेंगे वहां से मिल जाएगा। कुछ एक्सेप्शन है जो बाद में बढ़ाएंगे, मतलब क्रेडिट मिलेगा, सिंगल वैल्यू के ऊपर हो रहा है, मतलब कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा, और पूरा टैक्स को एकदम रिड्यूस कर दिया, मतलब कॉम्प्लायंस बहुत कम। पहले डिफरेंट कॉम्प्लायंस होता था, डिफरेंट एक्ट, अब क्या हो गया? कॉम्प्लायंस एकदम कम हो जाएगा।
तो जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके लिए एडवांटेज है। सब लोग चिल्ला रहे हैं बिकॉज थोड़ा सेट करने में एक टाइम लगता है। सेट एक बार हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिस्टम अच्छा ही है। सारा वर्ल्ड जो मानता है यहां पर क्यों नहीं मानेगा? हाँ, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इजी नहीं था, तो उसके लिए गवर्नमेंट को काम तो कर ही रहा है। डन। इज इट ओके? Yes, sir. सर पॉइंट 3 में क्या है सर? ये सेंट्रल क्यों GST is इंटरस्टेट में imposed देगा? by the central and state on interstate simultaneously। वही तो बोला है, इंटरस्टेट सेल में तो साइमल्टेनियसली दोनों को ही पावर दिया था। स्टेट भी इंपोज कर सकता है CGST एक्ट और सेंट्रल भी इंपोज सेंट्रल इंपोज करेगा CGST एक्ट और स्टेट इंपोज करेगा SGST एक्ट। मतलब आपने कहा कुणाल, जब किसी गुड्स खरीद रहा है किसी दुकान से, बड़ा दुकान से जो GST के भीतर आता है, वहां पर आप लोग देखिएगा CGST भी इंपोज करता है, SGST भी बिल में रहेगा। आप लोग देख लीजिए ना, घर में कोई बिल है तो CGST और SGST दोनों ही है। सर देखे हैं। हाँ, दोनों ही रहेगा। और लेकिन अगर बाहर से खरीद के लाते हो इसमें क्या बोलते हैं, बोलो ना, अमेज़न में आप लोग देखिएगा वहां पर IGST रहेगा। डन। यस सर। चलो एग्जाम्पल देते हैं। A of Kolkata sold goods to B of Purulia of rupees 20,000 excluding GST. Rate of GST, CGST 9%, SGST 9%. Calculate the total amount payable by Mr. B। पहले बोलो सप्लाई का नाम क्या है? सप्लाई का नाम है सेल। कौन टैक्सेबल पर्सन है, मतलब कौन टैक्स देगा? ए। टैक्स किससे कलेक्ट होगा? बी। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई कितना है? 20,000। इंटरस्टेट ना इंट्रास्टेट? सर विद इन द वेस्ट बंगाल हो रहा है, कोलकाता एंड पुरुलिया वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। तो ये क्या है? इंटरस्टेट सप्लाई ना इंटरस्टेट सप्लाई? सर इंट्रा होगा। इंट्रा। तो both CGST and SGST both will be applicable, yes or no? Yes, sir. तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? 20,000 तो बोल ही दिया है, तो 20,000 के ऊपर GST लगेगा। Add CGST 9% because dual GST है। Add CGST 9% on 20,000, 1,800, and add SGST 9% on 20,000, that is 1,800. Total amount charge कितना? 23,600। डन। सर 18% क्यों लगा? 9% on 20,000 कैलकुलेट करो। मतलब कोई और परसेंटेज नहीं लग सकता? सॉरी, मतलब 18% की जगह अगर हम 5% या 2.5 2.5 24 होता है तो 12%। Total amount charge is 23,600. Now next, example 2. A of Kolkata sold goods, मतलब पहला जो सिखाया था वो ओल्ड रेजिम में, ये न्यू रेजिम जो अभी चलता है। A of Kolkata sold goods to B of Bihar of rupees 20,000. Rate of GST 18%। बोलो ये क्या इंट्रास्टेट ना इंटर? सर इंटर। इंटर है तो क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000, उसके ऊपर 18% कितना? 2,000 3,600। टोटल अमाउंट चार्ज 23,600। यस और नो? यस सर। Example 3. A of Andaman sold goods to B of Andaman
for rupees 30,000 excluding SGST. Rate of GST 24%. Calculate the total amount payable by Mr. B. Intra. Sir, within the state, no, out one state to another state. सर विद इन द स्टेट है. Within the state, union territory है लेकिन है तो within the state, that is Andaman. क्या होगा? Goods are supplied within Andaman union territory, hence it is an interstate supply. CGST and UTGST both will be applicable. तो CGST 12% और SGST के जगह, since it is union territory, 12%. सर. Okay? हेलो सर. बोलो बोलो. सर 2 नंबर में CGST क्यों नहीं लगा? 2 नंबर में CGST. CGST रहता तो रेट तो SGST कहां से आएगा? CGST का भी सेंट्रल का है, IGST भी सेंट्रल का है. CGST का रेट 50% है और SGST का रेट 50%. तो मैं 50% रेट क्यों लगाऊंगा? मैं तभी 50% रेट लगाऊंगा बिकॉज दूसरा कोई 50% लगा रहा है. यहां पर तो मैं पूरा ही 100% रेट लगाऊंगा. मैं तो अकेला, मेरे पास तो एक्सक्लूसिव पावर है. इंट्रा के लिए डुअल पावर है. मेरे पास भी 50 है, स्टेट के पास भी 50 है, लेकिन इंटर के लिए तो मेरे पास ही एक्सक्लूसिव पावर है. तो 50% क्यों लगाऊंगा? पूरा ही लगाऊंगा, इसलिए 18% हुआ. अदरवाइज 9% डुअल होता तो 9% होता. यस सर. सर हाँ, सर तब इंटर स्टेट में सर स्टेट का तो कुछ भी कलेक्शन नहीं हो रहा. मैंने प्रोसीड्यूर वो कुछ कलेक्शन नहीं करेगा, लेकिन पूरा पैसा ही बाद में कलेक्ट करेगा स्टेट. वो पहले भी वही नियम था. उसके बाद वो शेयर स्टेट का शेयर दे देगा, कंज्यूमिंग स्टेट को दे देगा. बिहार से वेस्ट बंगाल आ रहा है तो कंज्यूमिंग स्टेट कौन है? कौन वेस्ट कंज्यूम कर बंगाल. रहा है? बिहार ना वेस्ट बंगाल? बंगाल. बंगाल. तो बंगाल को उसका पोर्शन उसको दे देगा, लेकिन कलेक्ट करेगा IGST एक्ट लेके ही सेंट्रल. उसके बाद कॉमन फंड से एलोकेट हो जाएगा, जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ही. उसके बाद वो क्या करता है डिफरेंट. अगर फॉरेन से आ गया तो, सॉरी, अगर फॉरेन से आया तो कुछ भी सामान फॉरेन से आता है तो विदेश, फॉरेन से आता है तो अब्दुल, यस सर, फॉरेन से अगर आता है तो, फॉरेन से आता है तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चों मेरे बच्चों मेरे बच्चों. क्या लिखा है पढ़ो तो. कुछ बोलना पड़ेगा तुमको. वो सर समझ गया. मेरा स्टूडेंट और समझेगा नहीं, नौकरी छोड़ दूंगा. A of Kolkata sold goods pan masala to B of Kolkata of for rupees 20,000. Rate of GST 18% and SGST 24%. Calculate the total amount payable by Mr. B. यहाँ पर GST compensation सेस भी बोल दिया था. मैंने बोला था पान मसाला is same goods. Goods are supplied within West Bengal, so it is an intrastate supply. CGST and SGST both will be applicable along with the GST compensation cess. So taxable value of supply 20. Add CGST 9% on 20,000, that is 1,800. SGST 9% on 20,000, 1,800. तो टोटल 18% को मैंने 9 में बांट दिया. डुअल ही होगा बिकॉज इंट्रा हो रहा है. Add GST compensation cess 24% on 20,000. ये भी 20,000 के ऊपर ही कैलकुलेट होगा. 4,800. टोटल अमाउंट चार्ज 28,400. क्लियर? सर ये सेस फिर अलग से क्यों आ गया सर?
ऑब्वियसली सिम गुड्स के ऊपर सेस लगाया है। क्यों लगाया है? बिकॉज जो जो स्टेट को उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ये फंड से वो कंपेंसेशन देगा। करें? यस सर। A of Kolkata sold goods to B of Bihar rupees 20,000. And B sold the same goods to C 30,000 to Karnataka. तो कोलकाता दिया है बिहार ने 20,000 और बिहार ने दिया है कर्नाटका को। The rate of GST 18%. Calculate the amount payable by the C and net tax payable. Goods supply West Bengal to Bihar and Bihar to Karnataka. That is the interstate supply, and all transaction is subject to IGST. Taxable value of supply of A is 20,000. Add IGST. Kitna? 18% on 20,000. That is 3,600. Total amount charged to Bihar, that is 23,600. Yes or no? ए जब बी को बिहार को दे रहा है वेस्ट बंगाल, 20,000 के ऊपर आईजीएसटी कितना लगेगा? 3,600. टोटल 23,600. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय बी कितना हो जाएगा? 30,000. मतलब अब बी किसको दे रहा है? बीसी को दे रहा है। कितना दे रहा है? 30,000, जिसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा कितना? 18% ऑन 30,000, 5,400. तो टोटल अमाउंट चार्ज 35,400. नेट अमाउंट पेबल ऑफ टैक्स बाय बी, उसने टैक्स कितना कलेक्ट किया था? 5,400. और टैक्स कितना पे किया था? उसने जब परचेस किया था 3,600. देखो उसने ये 3,600 पेमेंट किया था ना जब वो ए से परचेस किया था। यस सर। तो 5,400 वो कर्नाटका का कस्टमर से कलेक्ट किया, 3,600 ऑलरेडी उसने पे करके रखा है, तो सेट ऑफ करके नेट गवर्नमेंट को देगा 1,800. गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं हुआ है। गवर्नमेंट को बी से कलेक्ट हुआ है 1,800 और ए से कलेक्ट हुआ है 3,600. टोटल उसका 5,400 ही आ गया है। गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सर 1,800 किसको पेबल होगा? सॉरी, मतलब स्टेट को पेबल होगा या सेंट्रल को? ऑब्वियसली सेंट्रल को, आईजीएसटी है तो। हाँ सर। आईजीएसटी है ना? यस सर। लास्ट एग्जांपल, A imported goods from USA, assessable value 10,000, basic custom duty 20%, social welfare surcharge 10%, GST 18%. Calculate price paid by A. मतलब A ने यूएसए से, जो फॉरेन गुड्स अब्दुल ने बोला है, अब्दुल इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएसए, जिसका एसेसेबल वैल्यू बोल दिया है 10,000. कस्टम ड्यूटी लगेगा 20%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा 10%, जीएसटी लगेगा 18%. टोटल प्राइस कितना? Here goods imported from USA, hence it is deemed to interstate supply and IGST will be applicable along with the customs duty. So accessible value 10,000, basic custom duty BCD, basic custom duty 20% on 10,000, that is 2,000. At social and welfare surcharge, आप जानते ही है surcharge टैक्स के ऊपर, इसके ऊपर होता है 10% on 10,000, that is 1,000. मुझे शायद गलत लग रहा है, ये 2,000 के ऊपर होगा, that is 200. टोटल कितना होगा? 12,300. 12,200. तो ये होगा एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज। इस वैल्यू को मानेंगे इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्टेड वैल्यू,
तो जीएसटी जो होगा 18% ऑन दैट वैल्यू, दैट इज 12,200। कितना आएगा 12,200 के ऊपर 18%? 2196 2196। टोटल कितना? 14,396। डन और नॉट? क्लियर? तो फंडामेंटल ऑफ जीएसटी आपके दिमाग में आया, क्यों इसका जरूरत पड़ा? मैंने पूरा बैकग्राउंड आपको समझाया, क्यों इसका जरूरत पड़ा, क्यों ये नेसेसिटी हो गया था। इंडिया कितना टाइम ऑलरेडी पीछे चल रहा था। ठीक है, कोई सवाल सर। यहां तक? बोलिए, कोई सवाल? घर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे।